हेलो दोस्तों, जब भी मैं एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश। दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि श्रीलंका के किस दिग्गज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। ऑप्शन ए लसित मलिंगा, ऑप्शन बी कुशल परेरा, ऑप्शन डी सी अर्जुन रणतुंगा और ऑप्शन डी विनुरा फर्नांडो। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए वो करेक्ट है। लसित मलिंगा ने दोस्तों क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों मामला क्या था, जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है और श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने उनके लिए जगह नहीं दी गई थी और यही कारण रहा कि उन्होंने अब टी ट्वेंटी से भी संन्यास ले लिया है। दोस्तों अगर उनकी संन्यास की बात करें, दोस्तों सन 2011 में टेस्ट से संन्यास लिया था, सन 2019 में ODI से संन्यास लिया था और जनवरी दोस्तों सन 2021 से जो फ्रांची क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। अगर दोस्तों हम बात करें लसित मलिंगा के क्रिकेट कैरियर के बारे में, तो दोस्तों उन्होंने 30 विकेट लिए 30 टेस्ट मैच के लिए, जिसमें 101 विकेट लिए और दोस्तों 226 ODI मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 338 विकेट लिए और दोस्तों 84 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 107 विकेट लिए। और दोस्तों उनका जो आखिरी मैच खेला गया था वो कब खेला गया था, तो दोस्तों मार्च 2020 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पल्ले केले में T20 मैच खेला गया था और इसमें इन्होंने 100 विकेट अपने नाम करने वाले सबसे तेज़ गेंदबाज बने हैं, यह सबसे पहले तेज़ गेंदबाज बने हैं। अगर दोस्तों इनके कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में बात की है, तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बार लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट चटकाए हैं, मतलब 2 बार 4 गेंदों में 4 विकेट। और फिर दोस्तों वनडे इंटरनेशनल में दोस्तों 3 बार हैट्रिक है इनकी और इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी 5 बार हैट्रिक है, मतलब 3 विकेट 3 बार, 3 विकेट 3 बार, 3 विकेट 3 बार, ऐसे 5 विकेट 3 बार। और दोस्तों इन्होंने T20 वर्ल्ड कप सन 2014 में दिलवाया था और दोस्तों फाइनल में भारत को हरा कर, किसको, जो हमारी इंडियन टीम थी उसको हरा कर इन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया था। फिर दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो ये तो थी लसित मलिंगा के बारे में जानकारी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार ने नेट की परीक्षा न कराने का विधेयक पास किया है। किस राज्य सरकार ने नेट की परीक्षा ना कराने का विधेयक पास किया है, तो ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो परीक्षा होगी वो किसके द्वारा होगी। अब जो परीक्षा नहीं हो, परीक्षा रद्द कर दी है, परीक्षा नहीं होगी, इसको विधेयक लाया गया है। और ये कब लाया गया है दोस्तों, सोमवार को विधानसभा में पारित कर दिया गया है। और इसमें क्या होगा दोस्तों, आप जैसे MBBS BDS डेंटल या भारतीय चिकित्सा में आप जो कोर्स होते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपके लिए इंटरेस्ट देने की अब आवश्यकता नहीं होगी। आपकी जो मार्कशीट है वो 12th के अनुसार ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। और दोस्तों ये विधेयक पास हुआ है, जो उसमें जो विरोध है वो कौन सी पार्टी कर रही है, तो दोस्तों तमिलनाडु में कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है, मगर जो हमारी भाजपा सरकार के कार्यकर्ता हैं वो इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। इसमें बच्चों की मानसिक जो उसकी तर्क शक्ति पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि पहले एडमिशन था वो परीक्षा के आधार पर होता था, अब ऐसे एडमिशन डायरेक्ट होगा। तो आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। सिंगापुर और किस देश ने UPI और पे नाउ को जोड़ने की परियोजना शुरू की है, तो दोस्तों भारत, चीन, अमेरिका या नेपाल। तो दोस्तों ये योजना शुरू की गई है, यो दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच में शुरू की गई है। किसके, भारत और सिंगापुर के बीच में शुरू की गई है। मामला क्या है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा ये दोस्तों योजना शुरू की गई है। और इससे क्या होगा दोस्तों, भुगतान में तेजी लाना। ये खाते में पैसा डालने, पहले खाते में पैसा जाता था, अब क्या होगा दोस्तों, UPI और पे नाउ के द्वारा आप जो अपना पैसा है वो एक देश से दूसरे देश में किससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा ही। इसमें खाते की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों UPI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं आपको ये बता दूं, UPI की फुल फॉर्म होती है
ये यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस होती है। भारत किसका उपयोग करता है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस का भारत प्रयोग करता है। और दोस्तों पे नाउ सिस्टम का सिंगापुर उपयोग करता है। इसमें क्या होगा, जो जितने G20 के सदस्य देश हैं उसमें क्या होगा, विकास में व्यापार और विकास की ओर अग्रसर होना। और इससे क्या होगा दोस्तों, व्यापार के लिए बढ़ावा मिलेगा। भारत और सिंगापुर के बीच में जो व्यापार होता है उसको क्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ये थी इसकी जानकारी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने पितृपक्ष मेले के आयोजन कोविड-19 को देखते हुए रोक लगा दी है? तो दोस्तों ऑप्शन दिख रहा है आपके लिए, बिहार है। तो आप देख ही चुके हैं, बिहार है। तो अच्छा, जो मेला होता है वो इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका जो बिहार की जो गया सरकार है, गया जिला प्रशासन ने इसकी कोविड-19 को देखते हुए रोक लगा दी है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है, धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि गया में जो साक्षात विष्णु जी का दर्शन करके आदमी क्या हो जाता है, सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। किससे हो जाता है? सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो ये सुबह की बात है। अगर ऐसा होता है तो आदमी कर्म ना करे तो कैसा होगा फिर? अगर आदमी कर्म गलत करता है और वहाँ पर जाए तो क्या वो व्यक्ति धन्य हो जाएगा? नहीं होगा ना। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 की जानकारी। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ICC ODI रैंकिंग में टॉप 10 में किन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जगह बनाई है? तो दोस्तों 2 महिला खिलाड़ी हैं। ये कौन कौन सी है? मिताली राज 762 रैंक के साथ पहले स्थान पर है, और स्मृति मंदाना 710 रैंक के साथ ये 9वें स्थान पर है। तो ये ODI प्लेयर है। और दोस्तों पहले स्थान पर कौन है और तीसरे स्थान पर कौन है? तो दोस्तों ली जैले ली, ये 762 रैंक के साथ पहले स्थान पर है, और मिताली राज 762 रैंक के साथ पहले स्थान पर है। और दोस्तों तीसरे स्थान पर कौन से है? तो एलिसा हेले, जो एलिसा हेले है वो दोस्तों 756 रैंक के साथ ये दोस्तों तीसरे स्थान पर है। ये ऑस्ट्रेलिया की है। और और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों किस खिलाड़ी ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स सन 2021 जीती है? तो डैनियल रिकार्डो, मैक्स वर्स्टप्पन, लुइस हैमिल्टन और सर्जियो पेरेज। तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन डैनियल रिकार्डो, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दोस्तों इटालियन ग्रैंड प्रिक्स सन 2021 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ये दोस्तों डैनियल रिकार्डो ने जीती है। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। दोस्तों एडोब इंडिया के प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रतिभा महापात्रा, भवेश गुप्ता, अंकुश सचदेव और सुनील राय। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और हम बात करें दोस्तों पेटीएम के CEO कौन है? तो दोस्तों ये भवेश गुप्ता पेटीएम के CEO हैं। अंकुश सचदेव ये दोस्तों शेयरचैट के CEO है। और दोस्तों सुनील राय ये दोस्तों हॉटस्टार के CEO है। तो दोस्तों कुछ नाम भी इम्पोर्टेंट थे, मैंने उसी प्रकार से आपको नाम बता दिए। तो दोस्तों ये नाम भी हम किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो इन नामों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिण सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? या साउथ सहयोग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को, 14 सितंबर को या आपका 8 सितंबर को। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है। किसको मनाया जाता है? ये दोस्तों 12 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की थी? हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत दोस्तों 14 सितंबर
1949 में इसकी घोषणा की गई थी और पहला दिवस 14 सितंबर 1913 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला दिवस कब मनाया गया था हिंदी दिवस? तो 14 सितंबर 1949 को मनाया गया था। 1953 को मनाया गया था। 2 दिसंबर को नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों 2 सितंबर को नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नारियल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 7 नए एकलव्य विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और असम सरकार। तो दोस्तों 7 नए एकलव्य विद्यालय स्थापित करने का निर्णय किसने लिया है? तो ये असम सरकार ने लिया है। असम किसके लिए? केंद्र सरकार ने असम सरकार में 7 नए एकलव्य विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में दूसरा विदेशी दौरा किस देश का होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी का विदेशी दौरा किस देश का हुआ? तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोरोना काल में पहला दौरा किस देश का था और किस तारीख को कहाँ गए थे? ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर दोस्तों इसमें ऑप्शन है USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या है? USA के जा रहे हैं किसको? 24 सितंबर को। और क्वाड की पहली बैठक होने जा रही है। पहली बैठक क्या है क्वाड की? तो पहली इन पर्सन जो मतलब बैठक का नाम है पहली पर्सन बैठक होने जा रही है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और जापान के PM योशिहिदे सुगा, ये दोस्तों इस समय ये अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और USA के राष्ट्रपति जो बाइडन क्वाड की पहली बैठक करने जा रहे हैं। पहली बैठक करने वाले राष्ट्रपति बने हैं। और इसमें दोस्तों किसके बारे में जानकारी दी जाएगी? किसके बारे में? तो दोस्तों इस जलवायु परिवर्तन के बारे में, नई तकनीक के बारे में, साइबर स्पेस के बारे में और इंडो पैसिफिक व्यापार क्षेत्र के बारे में। और दोस्तों वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। और दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया के PM थे स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने दोस्तों किससे शुरुआत की है? तो आप ये ध्यान रखें कि उन्होंने जो पहले भाषण दिया था सबसे पहले कहा था नमस्ते। और दोस्तों इस कार्ड की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है स्क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और दोस्तों क्वाड की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों सन 2007 में हुई थी। और सन 2008 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री PM ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री PM कोविन रूड सन 2008 में हट गए थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में या उनकी अगुवाई में फिर से जुड़ गए थे। फिर से ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। फिर दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में। तो भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो दोस्तों USA, फ्रांस, सिंगापुर और रूस। क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, रूस है। इसमें दोस्तों क्लाइमेट के बारे में, पर्यावरण के एक्शन के बारे में दोस्तों जो
उसकी जो बैठक हुई है, अभी क्वाड की बैठक हुई, उसमें दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी, उसको कैसे कम किया जाए और अक्षय ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सन 2030 में अक्षय ऊर्जा का कितना उत्पादन करने का लक्ष्य भारत ने रखा है। अक्षय ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य सन 2030 में कितना रखा है और सन 2022 में कितना रखा है। तो और क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, किस राज्य सरकार ने नए पुलिस आयोग का गठन करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो ये दोस्तों घोषणा की है वो दोस्तों, ये सॉरी आंसर लिखने की जगह ऑप्शन ए लिख गया है, ये करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तमिलनाडु सरकार ने नए पुलिस आयोग की घोषणा की है और जिसमें लंबे समय से जो दोषी थे वो लंबे समय से जेल में बंद है, या जो जेल काट रहे हैं लंबे समय से, वो काम करने योग्य नहीं है। तो नए पुलिस आयोग ने जो घोषणा की है वो कि 700 कैदियों को क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। कितने? 700 कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है उसके पुलिस आयोग ने। 14 सितंबर को SVAMITA समिता योजना पर एक राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता। तो इसका उद्घाटन क्या किया गया है? नई दिल्ली में हमारे जो केंद्रीय पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने उसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और जो 14 सितंबर की जो सविता योजना, इसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये दोस्तों 24 अप्रैल सन 2020 की इसकी शुरुआत हुई थी। फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? तो ये किसने किया है? तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका हिमाचल प्रदेश। प्रदेश नहीं लिखा है, हिमाचल है, हिमाचल। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। ये दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है। किसने घोषणा की है इसकी? तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की है। किसमें? लोक सेवा आयोग और शिक्षक भर्ती बोर्ड की जो खाली पद्धतियाँ उसमें 30 से 40% की घोषणा की है। और ये कैसा है? हॉरिजेंटल है, मतलब स्थायी नहीं है, कैसा अस्थायी आरक्षण है। और फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कितने करोड़ की राशि मंजूर की गई है? तो ये दोस्तों जो राशि मंजूर की गई है, कितने करोड़ की राशि मंजूर की गई है? ये दोस्तों ऑप्शन ए 64 करोड़, ऑप्शन बी 66 करोड़, ऑप्शन सी 76 करोड़ और ऑप्शन डी 90 करोड़। तो दोस्तों परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो राशि खर्च करने की मंजूरी दी गई है वो दोस्तों 64 करोड़ राशि खर्च करने की मंजूरी दी गई है। कितनी? 64 करोड़ राशि खर्च करने की मंजूरी दी गई है। ये दोस्तों इसमें क्या योजना में क्या क्या होगा? तो दोस्तों इसमें 17,788 जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको क्या की जाएगी? सहायता प्रदान की जाएगी, जो सिटी क्षेत्र में या फोकस एरिया में या फोकस रहता है इन पे। और दोस्तों फिर है सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। कितने? 17,788 ग्रामीण और स्वास्थ्य केंद्र को सहायता प्रदान की जाएगी। और फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि सभी राज्यों में 11,024 स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों 3,382 ब्लॉकों में जो एकीकृत जनसेवा
स्वास्थ्य लैब की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? जन स्वास्थ्य लैब की स्थापना की जाएगी। कितने ब्लॉकों में? 3382 ब्लॉकों में। और जो दोस्तों जो बजट पेश हुआ था हमारा सन 2021-22 का, उसमें दोस्तों निर्मला सीतारमण ने भाषण के दौरान जो खर्च बताया था दोस्तों 6 वर्ष में कितना बताया था? सन 2025-26 तक 64,180 करोड़ रुपए का खर्च करने का अनुमान लगाया है। कब तक? सन 2025 और 26 तक। ये दोस्तों जो योजना है वो किसके अंतर्गत आती है? मैंने पहले ही लिखा दिया, ये परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चर्चा में पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? जो हाल ही में चर्चा में रही, आप न्यूज में देखा होगा आपने कि तो किस तरह पंचशील घाटी में जो मामला चल रहा है, या आप कह सकते हैं वहाँ से लोग हैं वो दूसरे देश के लिए पलायन कर रहे हैं कि वहाँ से जो भीड़ है वो घट नहीं रही है। तो ये दोस्तों मामला किस देश का है? ये दोस्तों मामला है हमारा अफ़गानिस्तान का। किसका है? अफ़गानिस्तान का मामला है। अफ़गानिस्तान क्या रहा? अब तो तालिबान हो गया है। और जो वहाँ की सरकार ने, जो अभी नई सरकार अभी बनी है, मैं आपके लिए पूरे अफ़गानिस्तान के बारे में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो पूरी अफ़गानिस्तान के बारे में आपको करंट डिटेल लेके आऊँगा। उसमें दोस्तों कि जो शिक्षा है वो कैसी कर दी गई है कि अब जो पहले क्या होता था, जो बच्चे साथ में पढ़ती थी, मतलब लड़की लड़का साथ में पढ़ते थे, अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अब लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। अगर कोई टीचर है तो वो भी लड़कियों को नहीं पढ़ा सकता। इसने सरकार ने रोक लगा दी इस पर। किस मंत्रालय ने निमंत्रण देने के बाद चीनी राजदूत को संसद में जाने से रोका है? तो दोस्तों ये मामला थोड़ा वैसा था कि मामला का क्या हुआ था। ये दोस्तों मामला कल शाम का ही है। ये दोस्तों चीनी राजदूत थे झैंग जुआंग को मीटिंग में जाने से रोका था। जो वहाँ के जो ब्रिटिश सांसद है उन्होंने नाराज़गी जताते हुए। और जो किसने रोका है इसको? तो दोस्तों जो वहाँ के हाउस ऑफ सांसद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्पीकर ने इनको रोके जाने का फैसला लिया था। किसने लिया था? हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्पीकर ने। और दोस्तों किसके लिए आए थे, किस मीटिंग में आए थे? तो दोस्तों ये मीटिंग मामला इस हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑल पार्टी पार्लियामेंट चाइना ग्रुप और चीन ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल, किसकी? चीन ब्रिटेन काउंसिल के समर रिसेप्शन में शामिल होने आई थी। और इससे क्या होगा, जो चीनी राजदूत को रोका गया है तो उसमें कुछ ना कुछ ब्रिटेन और चीन के बीच में कुछ ना कुछ असर पड़ेगा इसका, जैसे व्यापार क्षेत्र में। यही है मेन मुद्दा। फिर हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर, तो इसमें किसको? ब्रिटेन। अमेरिका के किस शहर में आग लगने से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार, जो हमारी अमेरिका की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अध्ययन के अनुसार कहा गया है कि धुएं के कारण लगभग 7,000 बच्चों का जन्म वो क्या होगा? समय से पहले होगा। क्या होगा? समय से पहले होगा। ये मामला सन 2004 उसमें ये जो मामला है सन 2016 में भी इसको देखा गया था, सन 2012 में भी देखा गया था, और ये मामला आया है दोस्तों सन 2021 में भी ऐसा माना गया है। तो दोस्तों आग लगी है वो किस जंगलों में लगी है? वो दोस्तों लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या आपके वाशिंगटन डीसी। तो ऑप्शन सी है दोस्तों कैलिफोर्निया। इसमें क्या माना गया है कि दोस्तों जो बच्चे हैं वो जन्म से पहले ही जन्म का समय है उससे पहले होने की पुष्टि की गई है। और इससे क्या होगा? स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं जब बच्चा कोई जन्म से पहले होता है। फिर दोस्तों किस प्रथा के लिए डेनमार्क में फैरो आइलैंड में 1400 डॉल्फिनों को मौत के घाट उतार दिया है? किसमें दोस्तों? किस प्रथा के लिए डेनमार्क में फैरो आइलैंड में 1400 डॉल्फिनों की मौत के घाट उतार दिया है? तो मामला क्या था दोस्तों? वहाँ की जो प्रथा है वो लगभग 400 साल पुरानी माना जाता है कि जो वहाँ की प्रथा है वो 400 साल पुरानी है।
और ये प्रथा का नाम है दोस्तों ग्राइड रप है। क्या नाम है? ग्राइड रप है। और इस लैंड जो फारो आइलैंड है उसमें दोस्तों मात्र कितनी आबादी रहती है? 50,000 लोग रहते हैं इसमें। और जो दोस्तों जो ग्राइड ड्रप है वो दोस्तों हर साल मनाया जाता है और ये हर साल ही 14,000 भेलों को या डॉल्फिनों को मारा जाता है। और दोस्तों ये वीडियो एक फेसबुक पर पोस्ट हुई है, वो किसने की है? और दोस्तों एक पर्यावरण संरक्षण समूह के सी शेपर्ड ने फेसबुक पर इसकी पोस्ट की है। और जो पोस्ट हुई है उसके बाद में दोस्तों डेनमार्क में इसमें जो वहाँ की मछलियाँ मारा गया है, डॉल्फिनों को मारा गया है, उसमें उसके विरोध में वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हिंसा का सवाल, वो हिंसा होने की आशंका है और उसके विरोध में बहुत ज़्यादा लोग डेनमार्क सरकार के खिलाफ है। भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 की 9 करोड़ से अधिक डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना है? किसका? भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 की 9 करोड़ से अधिक खुराक या कह लो डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा की है। और ये दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हमारे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ऑप्शन में दिख ही रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत की मंजूरी दी है? तो दोस्तों 100% की मंजूरी दी है। और ये हमारे टेलीकॉम मंत्री कौन है? जो अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। और दोस्तों कैबिनेट में कुल 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मंजूरी दी है कि हमारी टेलीकॉम कंपनियां थी और ऋण था उसको उस जो ऋण देने की टाइम था वो भी अब बढ़ा दिया है। कितने साल कर दिया है? 4 साल तक। और ये किसने कहा था दोस्तों? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा 15 सितंबर को की है। आगे बात करते हैं दोस्तों 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? लोकतंत्र ना तो राजा हो और ना ही कोई वहाँ की कोई शाही सत्ता हो। किसका शासन हो? लोकतंत्र का शासन हो या जनता का शासन हो। तो दोस्तों इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा सन 2007 में की थी। और सबसे पहले कब बनाया गया था? ये दोस्तों सन 2008 में बनाया गया था। और दोस्तों पॉइंट नोट करने वाला है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है जिसमें 60,000 मतदाताओं का मत का प्रयोग होता है। कितने? 60 करोड़ लोग मत का प्रयोग करते हैं। तो ये तो थी दोस्तों 15-16 सितंबर की करंट अफेयर। अब दोस्तों पर डे आएगी आपके लिए, आपको इतने क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मॉर्निंग टाइम 6 o'clock आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी दोस्तों आपके लिए हमारे JVM एग्ज़ाम चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम।